नमस्कार, मैं हूं प्रवीण द्वे। सफर के दौरान किसी ढाबे पर खाने के लिए रुकने के आपके पैमाने क्या हैं? अमूमन मोटे तौर पर जो पैमाने इस्तेमाल होते हैं वो हैं वहां पार्क हुई गाड़ियां, यानी जितनी गाड़ियां जहां रुकी हुई दिखती हैं वो इस बात की जमानत होती हैं कि यहां खाना अच्छा मिलता होगा। दूसरा, ढाबे वाले का भी नाम यदि क्षेत्रवाद का तड़का वो लोग लगाते हैं। अगर ऐसा मिले, मसलन राजस्थानी ढाबा यानी राजस्थान से आने वालों को रोकने का उपक्रम, या पंजाबी ढाबा, ऐसे ही कुछ जगह मारवाड़ी भोजनालय लिखा होता है। जो भी धार्मिक स्थल है वहां उस इलाके के भगवानों के नाम पर भोजनालय या ढाबे होते हैं। उज्जैन में महाकाल के नाम पर आधे शहर में, और जिस जगह भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि संदीपनी का आश्रम है वहां के नाम गुरु संदीपनी के नाम पर ही हैं, ढाबों के भी, होटल के भी। यह बाजार का गुर है जो अपने उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। अब इसमें सियासत की एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश के एक जिले के फैसले से, जिसमें कहा गया कि दुकानदार अपना नाम और नंबर लिखें बोर्ड में साफ साफ। यद्यपि इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी, लेकिन फिर भी भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर की एक मांग ने फिर से मसले को गरमा दिया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हिंदू भाई अनिवार्य तौर पर अपनी दुकान में अपना नाम लिखें। संभवतः प्रज्ञा ने सुप्रीम कोर्ट के मामले में अपना मार्जिन तलाश लिया होगा कि हिंदू ही दुकान के सामने नाम लिख लेंगे तो जो नहीं लिखेगा उसके बारे में खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो हिंदू नहीं है। हालांकि इस विवाद या मुहिम, जो भी कहें इसे, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के समर्थक हैं। कोई इसे अच्छा कह रहा है तो कोई इसे गलत। तो आज बात इसी मसले की करेंगे कि ऐसी मांगों के मूल में क्या वाकई समाज में विभाजन की रेखा खींचने जैसा भाव ही है, या फिर ये किसी के लिए लाभकारी भी हो सकता है। बात करेंगे ये भी कि कुछ बड़े और चर्चित कारोबारी को छोड़कर एक खास कौम के खाने पीने का काम करने वाली जो कंपनियां, जो मालिक होते हैं, क्या शासय अपनी आइडेंटिटी नहीं लिखते। बात इसकी भी करेंगे कि यदि हिंदुओं में ही नाम सरनेम के साथ लिखा जाने लगा तो छुआछूत जैसी बुराई फिर तो नहीं शुरू हो जाएगी यदि कोई ढाबे वाला दलित या आदिवासी हुआ तो। और बात इस पर भी करेंगे कि सांसद भोपाल रहते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कोई ऐसा कमाल नहीं किया कि उन्हें भोपाल की जनता याद करे, तो क्या प्रज्ञा ने भी ये मांग सिर्फ खुद को राजनीतिक तौर पर जिंदा बनाए रखने के लिए की है? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, दुनिया भर के खाद्य पदार्थों में आपने हरे और लाल निशान पैकेट में देखे होंगे। ये बताते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने लिया है वो वेज है या नॉन वेज। अब सियासत चाहती है कि ऐसे हरे और लाल निशान दुकानों में भी होने चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि दुकान का असली मालिक आपकी कौम का है भी या नहीं, वहां खाना चाहिए भी या नहीं। उत्तर प्रदेश के एक जिले से कांवड़ियों के संदर्भ में शुरू हुआ ये मसला अब एमपी में भी पहुंच गया। सबसे पहले इसके ध्वजवाहक बने थे विधायक रमेश मेंदोला, जिन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खत भी लिख दिया था। अब भोपाल की सांसद रही प्रज्ञा ठाकुर ने इसकी पैरवी की है। उन्होंने मांग की है कि इसे एमपी में अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा हर हिंदू से आह्वान है कि अपनी दुकान, अपने अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम अवश्य लिखें। बल्कि एक कदम आगे जाते हुए उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब जो अपना नाम दुकान में लिखेगा वही हिंदू, और जो नाम ना लिखे वो हिंदू नहीं। कानून अपना काम करेगा। नफरत तो इस देश में बरसों बरस से केवल और केवल कांग्रेस ने फैलाई है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है, और इतनी भयानक तुष्टीकरण की राजनीति की है कि दरारें डालने का काम कांग्रेस करती रही है वोट बैंक की राजनीति के कारण। कांग्रेस ज्ञान ना दे, कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। कांग्रेस ने इस मुहिम का विरोध तब भी किया था जब मेंदोला ने चिट्ठी लिखकर मांग की थी, और अब जब प्रज्ञा ठाकुर ने उस मांग को आगे बढ़ाया है तब भी कांग्रेस मुखर है। कांग्रेस इस विरोध को और कैटेगराइज करना चाहती है। उसने इसमें केवल मुस्लिम नहीं बल्कि दलित आदिवासियों को भी जोड़ने का प्रयास किया कि ऐसे में ढाबे वाले की जाति उजागर हो जाएगी और लोग दलित या आदिवासी देखकर हो सकता है खाना न खाएं। प्रज्ञा के हाल के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। प्रज्ञा ठाकुर खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानती हैं क्या, ये मांग कांग्रेस ने की, और यह भी कहा कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।
देखिए, साध्वी प्रज्ञा सबसे पहले तो अपनी ही पार्टी में पूरी तरह से दरकिनार कर दी गई हैं, ट्वीट के माध्यम से नफरत फैला रही हैं। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि एकदम निष्क्रिय नेता रही हैं वो असफल नेता रही हैं। शायद यही कारण है कि भाजपा ने भी उनसे कहीं ना कहीं पीछा छुड़वा। लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं भाजपा की टूल किट का हिस्सा है जो देश में, समाज में नफरत फैलाने का, जहर फैलाने का काम करती है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जिले विशेष के फैसले को खारिज कर दिया हो, लेकिन इस मांग के पक्ष में और विपक्ष में आज भी बहुत सारे लोग हैं। पक्ष वाले लोगों का तर्क है कि इससे व्रत के दौरान जो खान पान के एहतियात हैं वो आसानी से बरते जा सकते हैं, जबकि विपक्ष के लोगों का तर्क है कि इससे सामाजिक ताना बाना और समरसता भी छिन्न भिन्न हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का सबसे पहले परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं मंजरी जैन, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। मंजरी जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं जितेंद्र मिश्रा, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत। आज शुरुआत करेंगे जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, आपकी पहली टिप्पणी इस खबर पर। प्रवीण जी, आज दुनिया AI पर काम कर रही है, आपने देखा है, और हम हिंदुस्तानी किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आज तरक्की की बात होना चाहिए। एक पूर्व सांसद, उसको इस देश में क्या नया होना चाहिए उस पर बात करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, ये शोभा नहीं देते इस गंगा जमनी तहजीब को लेकर के। ये वही प्रज्ञा ठाकुर है जिसने हेमंत करकरे पे सवाल उठाया था, जिन्होंने उनकी शहादत पे टिप्पणी की थी, अच्छा हुआ मर गया, मैंने श्राप दिया था। इस प्रज्ञा ठाकुर को ना तो भारतीय जनता पार्टी में सीरियस लिया जाता है, ना इस प्रदेश की जनता सीरियस लेती है। ये छपास के रोग के लिए लगातार इस तरह की टिप्पणी करते रहते। मेरा ये कहना है कि आज इसकी जरूरत नहीं है इस तरह के नामों को लेकर के। प्रज्ञा ठाकुर सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए बयान देते हैं, और प्रज्ञा ठाकुर का जो रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो उसमें भी कर्नल पुरोहित से लेकर प्रज्ञा ठाकुर तक कोई भी साफ चेहरा और साफ दामन के लोग नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये योजना होती है कि इस देश में इस तरह का माहौल बनाया जाए ताकि कोई ये सवाल न कर सकते कि इस प्रदेश में कायरम डैम 500 करोड़ का पहली बारिश में क्यों फूट गया, क्यों मंडीदीप की 539 करोड़ का हाईवे पहली बारिश में बह गया। आज इस प्रदेश में जितनी दुर्गति है शिक्षा व्यवस्था की, आपने देखा मदरसों को लेकर के किस तरह की, अगर उनके पास बेहतर स्कूल होते तो मदरसों में, पड़ोस के मदरसों में बच्चे पढ़ने नहीं जाते। बाल आयोग कुछ कहता है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कुछ कहता है। मुझे लगता है कि विकास की तरफ से ध्यान हटाने का प्रयास, विकास से ध्यान हटाने के लिए मंत्री जी ये आप लोग टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वे उन चेहरों को आगे कर देते हैं जो हार्ड हिंदुत्व वाली इमेज रखते हैं। ये आरोप है कांग्रेस का। देखिए जितेंद्र जी हमेशा जो है वो बात को, विषय को बदलने की कोशिश करते हैं, और मैं समझती हूँ कि जो भी वो कह रहे हैं, जैसे कि उन्होंने मदरसों वाली बात की, तो मदरसों पर भी हम सब ने देखा कि किस तरीके से वहां पर बच्चे पढ़ रहे थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम समुदाय के हो। बच्चों के शिक्षा का अधिकार जो है, बच्चों के विकास के लिए जो जरूरी वो मदरसों में वो सारी ना तो सुविधाएं हैं और ना ही किसी तरीके से वहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा है, ना ही वहाँ ट्रेंड टीचर से पढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने की तो इसलिए जवाब देना मेरा बनता है। सो इसलिए आज राष्ट्रीय बाल आयोग इस पर कार्रवाई कर रहा है और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कर रहा है। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि जो विवाद की शक्ल कांग्रेस ने दी है, हमने नहीं दी है, कांग्रेस ने दी है, जो जाति पाति की बात हमेशा करते आते हैं, जो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, वो आज ये इस तरीके का पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप इस तरीके की बेमनस्यता फैलाना चाहते हैं, दलितों में और अगड़ों में संघर्ष कराना चाहते हैं। तो ये संघर्ष की प्लानिंग तो आपके नेता द्वारा की जा रही है। हम तो सबका साथ सबका विकास, जो हमारी टैगलाइन है कि सबका विश्वास, सबको लेकर चलने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज सरकार में हम देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम हर व्यक्ति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जो अंत्योदय
जो हमारे पथ प्रदर्शक कहते आए हैं, अंत्योदय उसको प्राथमिकता में रखकर हमारी सरकारें काम कर रही है। आज जितनी भी योजनाएं बनी है वो हर वर्ग के लिए बनी है, किसी धर्म या समुदाय को विशेष करके टारगेट नहीं किया जा रहा है। हर समुदाय के व्यक्ति, चाहे वो पीएम आवास हो, दिनेश जी को इन कर लेते हैं, दिनेश जी को एक बार इन कर लेते हैं मंजरी, पूरी बात आपकी मोटी मोटी ले, हर समुदाय के व्यक्ति को मिली है। ठीक है, दिनेश जी को इन कर लेते हैं, दिनेश जी को इन कर लेते हैं। उसकी दुकानदार की पहचान होना चाहिए, उसके नाम नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं। 2006 में जब आपकी सरकार थी तब ये नियम लागू किया गया था, ये कानून आया था कि लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसी नियम के अनुसार लाइसेंस दिए जाते हैं। 2011 में भी सारी बातें ले ली। मैं एक बार दिनेश जी को इन करूंगा, दिनेश जी को इन करूंगा, माफ कीजिए दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं इस विवाद को? क्या ये साध्वी प्रज्ञा का इंडिविजुअल अफेयर है? मंजरी प्लीज तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं। दुकानदार को अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखना चाहिए। मैं सहमत हो गया। अभी आऊंगा तो बहुत वक्त है सर, अभी तो बहुत वक्त है मंजरी, शुरू हुआ अभी तो केवल। दिनेश जी को इन करते, माफ कीजिए दिनेश जी को इन करते मंजरी जी प्लीज। ठीक है, आपको इसमें ऐसी जगह चस्पा करनी है ये जानकारी। ठीक है, माफ कीजिए मंजरी, मैं जो तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ। मोटी मोटी सारी बातें ले ली हमने, मोटी मोटी सारी बातें ले ली। क्या दिक्कत है? दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं साध्वी प्रज्ञा का खुद को ये बताना कि मैं पॉलिटिकली अभी एक्टिव हूं, ये है, या फिर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई जो हार्ड कोर हिंदुत्व वाली लाइन रखने वाले बीजेपी के लीडर हैं वो एक अलग लाइन लेते रहे, डेवलपमेंट की बात करने वाले जो बीजेपी के लीडर हैं वो अलग लाइन लेते रहे? इसमें कुछ मतलब आपको साम्य दिखता है क्या? नहीं, देखिए, कांग्रेस की लाइन कुछ भी हो सकती है, कांग्रेस कैसे भी सोच सकती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है वो वही लाइन है जो साध्वी प्रज्ञा जिसकी बात कर रही है। यदि आप अमित शाह जी के बयान देखेंगे तो वो महाराष्ट्र में क्या बयान था उनका, औरंगजेब फैन क्लब, फिर उसके बाद जो है जिस तरह से उन्होंने ठाकरे ने भी जो बयान दिया वो किस तरह की रास्ते पर जा रहा है, या असम में जो हो रहा है, जिस तरह के कानून असम में बना रहे हैं, या असम में सरकार जिस तरह के पोलराइजेशन का एफर्ट कर रही है वो क्या है। तो आप ओवरऑल आप देखेंगे ना, प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की जो एट प्रेजेंट लाइन है उससे कोई अलग नहीं है, लेकिन वो जरूर अलग थलग हैं। वो अलग थलग हैं, उनको टिकट नहीं मिला तो निश्चित तौर पर उनको अपनी एक एक्टिविटीज़ तो दिखानी है, लेकिन ये एक्टिविटीज उनकी जो शुरू से लाइन रही है, जब से उन्होंने विद्यार्थी परिषद में काम शुरू किया, ये इसी तरह की लाइन है, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है। और आप ये देखिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला एक बार ये हो गया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो फिर नए सिरे से इन बयानों की क्या आवश्यकता है देश में? एक सरकार ने आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक उसका वर्डिक्ट आ गया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, फाइनल डिसीजन अभी इस पर आएगा। उसके बाद जो होना है, यदि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप लगाइए, कानून में प्रावधान है तो लगाना पड़ेगा लोगों को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक, कोई भी हो। और जैसे कोई स्वेच्छा से लगाना चाहे प्रवीण जी, कोई यदि बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति यदि नॉनवेज की शॉप खोले हुए तो उसे लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, ताकि ये लोगों को पता लगे ना कि बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं। केवल एक समाज को या एक धर्म को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी एक लगा लेगा तो पता लग जाएगा कि कौन किस तरह का बिजनेस कर रहा है, किस तरह का काम कर रहे हैं। जो एक इंटेंशन जो है वो इंटेंशन आपका जो है पोलराइजेशन है। इंटेंशन ये नहीं है कि एक सिस्टम बने, कानून के तहत काम हो। कानून के तहत काम का आपका इंटेंशन होता तो फिर आप इस तरह से नेताओं के बयान का इंतजार नहीं करते। वैसे ही जो एजेंसी है वो अपना काम करती है, एजेंसी काम क्यों नहीं कर रही? इस तरह की दुकान पर लगाए, चालन बनाए, अपने आप लोग लगाने लगेंगे, उनको भी तो काम करने का मौका दीजिए। एक बार जितेंद्र जी को इन करता हूँ। जितेंद्र जी, जो बात मतलब ऐसे खुल के तो नहीं, लेकिन जो बीजेपी के लीडर और बाकी के लोग जो इस मांग के पक्षधर हैं, भले ही नॉन पॉलिटिकल हैं लेकिन इस विचारधारा के पक्षधर हैं, उनका कहना है कि सब व्रत के दौरान या बाकी उसके दौरान अगर मान लीजिए बहुत सारे संयम का पालन करना पड़ता है तो क्यों नहीं हो वो। और वो एक तर्क भी देते हैं कि बहुत सारे ऐसे खास कौम के व्यापारी, चाहे वो खाने पीने के काम से जुड़े हों या बाकी के काम से, खासतौर पे खाने पीने में ज़्यादा, वो अपनी आइडेंटिटी छिपाते क्यों हैं? ये जो पक्षधर लोग हैं उनका एक तर्क है। आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखिए, अभी महेश जी ने सारी चीजें स्पष्ट, दिनेश जी ने सारी चीजें स्पष्ट कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट का एक लाइसेंस का प्रावधान है, सरकारों ने उस लाइसेंस का प्रावधान रखा, वो लाइसेंस लेना जरूरी। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आपको कहां से लेना है कहां से नहीं लेना है, ये भारतीय जनता पार्टी जो बता रही है कि साहब कावड़िए हो या कुछ कम पढ़े लिखे लोग हो वो भ्रमित हो जाते, नहीं, आप स्वतंत्र है, आपको जहां से सामान लेना चाहिए।
अभी जातिगत जनगणना की भी बात कर दी। अरे जातिगत जनगणना तो आपकी मांग थी जब आप विपक्ष में थे। जातिगत जनगणना हमने ही शुरू की, आपने मांग करते थे। आज आप सरकार में आ गए तो आपने मना करना शुरू कर दिया। आज ये बिहार के बारे में आपका जातिगत जनगणना को लेके सवाल कीजिए आप उनसे, बिहार के मुख्यमंत्री से, तब आपकी समझ में नहीं आता। असल में इस देश में जितनी गंदगी फैलाई जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी सारे प्रयास कर रही है और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को सुन लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान से आगे बात करने को तैयार नहीं है। आज इस प्रदेश की बात की जाए तो प्रवीण जी, इस प्रदेश में 570 स्कूल इस साल बंद हुए 2023-24 में। उनको लेकर के सवाल करना चाहिए अपनी सरकार से। अस्पताल इस तरह के हो गए हैं कि वहां डॉक्टर नहीं है, मरीज बाहर सो रहे हैं, किसी भी तरह बारिश में इलाज को परेशान हो रहे हैं, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था परेशान है। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपने देख ली कितनी खतरनाक है। बारिश का दौर चल रहा है, सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़कें हैं, लेकिन उस पर बात नहीं होगी। और उस पर बात अगर कोई करेगा तो उस तरह की बातें प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग, जो इनका टूल किट है, वो आपके सामने आ जाएंगे। ये वाला सवाल मैं उनसे पूछ चुका हूं। एक नए सवाल के साथ जाते हैं, बिजली पर। ठीक है, एक नए सवाल के साथ जाते हैं। मंत्री जी, ये वाला सवाल तो मैं पूछ चुका था आपसे, जो अभी जितेंद्र जी कह रहे हैं कि टूल किट की तरह यूज करते हैं। सवाल ये है कि इस पूरे मसले को लेकर ये जो मांग, जिसकी समर्थन में पार्टी के भी कुछ नेता हैं और विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, चाहे गैर राजनीतिक हो, वो भी हैं, कुछ हिंदूवादी सोच वाले आम लोग भी ये कहते हैं कि भाई ये होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता एक सवाल मैं देख रहा था, एक कांग्रेस के ही एक प्रवक्ता है मिथुन अहिरवार, उन्होंने कुछ दिन पहले एक इस बात को ट्वीट किया था कि साहब मैं दलित हूँ, बोला मेरी आइडेंटिटी पता चल जाएगी, मान लीजिए मुझे ढाबा खोलना है तो मेरी आइडेंटिटी पता चल जाएगी तो मेरे यहाँ लोग नहीं खाएंगे। हमारे ट्राइबल के बहुत सारे इलाके में कुछ जो जनजाति समाज के लोग हैं उन्होंने भी ढाबे खोल रखे हैं। तो ये एक पूरा लंबा चेन नहीं बनता चला जाएगा, आपको लगता है मंत्री जी? देखिए प्रवीण जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सबको मान्य होता है और होगा ही। लेकिन ये भी तो एक बात है ना कि जो नियम और जो कानून है, भाई लाइसेंस जब देते समय ये नियम में है और आपकी सरकार नहीं लेके आए हैं 2011 में कि आपको अपनी जानकारी चस्पा करनी है लाइसेंस में जो आपने दिया है। और यदि आप किसी दूसरे के नाम से, जो लाइसेंस में जिस नाम से आपने लाइसेंस लिया है उससे इतर होकर दूसरे नाम से यदि आप कोई दुकान चलाते हैं तो ये कानूनन अपराध होगा। और आईपीसी की धारा 419 के तहत ये आपराधिक होगा और इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान था। और अब नए कानून में, भारतीय न्याय संहिता में 319 जो धारा है उसके अंतर्गत ये प्रावधान, इसमें जो है सजा का वो बढ़ा दिया गया है, प्रावधान 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ कहना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ कानून और नियम जो कहेगी उसके साथ है, नियम और कानून जो कहता है हम उसके साथ हैं। हमने कोई अलग से ये बात नहीं कही। लेकिन एक बात प्रवीण जी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे भारत में कई लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनकी सुचिता है, बिल्कुल हम भी नहीं खाते हैं, सुचिता और मान्यताएं ऐसी होती कि उनको फॉलो करना है। तो कई जगह तो ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जहां नॉनवेज बन रहा है जिस रेस्टोरेंट में, वहां वो वेज भी नहीं खाते। मैं भी नहीं खाती हूँ, शायद आप भी नहीं खाते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस जानकारी को छिपाने से कई बार होता है कि कई लोग ऐसी दुकान में ऐसी पहचान बना देते कि जिससे उनको पहचानना मुश्किल होता है। और कई बार हमने देखा है, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरे खुद के साथ ये हुआ है कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते, क्योंकि हम प्योर वेज हैं, तो हम पूछते कि आपके ये नॉनवेज मिलेगा क्या, और लिखा रहता है शुद्ध शाकाहारी। और हम उनसे जब पूछते हैं कि आपके नॉनवेज मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, बताइए क्या चाहिए, तो आप बताइए हम किस बात पर भरोसा करें। तो ये सब चीजें तो है और इसमें कुछ आंशिक तौर पर सहमत हूं। यही सवाल लेके दिनेश जी के पास जाता हूं। बिल्कुल वही मैं बात करती हूँ जी। आ रहा हूँ अभी दिनेश जी के पास जाऊँ। दिनेश जी, ये बात सही है। 2-1 मैं नाम ले लूंगा, पब्लिसिटी हो जाएगी। 2-1 जो ब्रांड हैं भोपाल के भी, और चाहे वो टोस्ट हो या बाकी की चीज़ें हो, वो बहुत खुल के उद्घोष करते हैं खास कौम के कि भाई उनका नाम ये है, इस तरह का उनका टोस्ट है या इस तरह का उनका होटल है। बाकी जो ज़्यादातर हैं वो क्यों कर जाते हैं? वजह क्या यही है कि भाई उससे ग्राहकी में फर्क ना पड़े? नहीं, मुझे नहीं लगता प्रवीण जी ये वजह है।
देखिए ये कई बार क्या होता है कि एक हैबिट होती है आदमी, हम बड़ा कैजुअल लेते हैं कई चीज़ों को। हमने लाइसेंस ले लिया, एक फ्रेम करा के टांग दिया। अब आप कह रहे हैं कि इसको फ्रेम मत कराइए, आप तो बिल्कुल इसका जो है ना एक पूरा होर्डिंग बना के पूरा लगाइए कि इसमें हमारा ये है। नियम तो ये कहता है ना कि आपको अपनी दुकान पर चस्पा करना पड़ेगा जो लाइसेंस है, तो दुकान पे चस्पा करने का वही प्रावधान है कि आप अपना फ्रेम करके सामने टांग दीजिए, कोई पूछेगा तो ठीक है। जो स्थिति है, यदि लाइसेंस किसी चीज का है, यदि नॉनवेज का लाइसेंस नहीं होगा तो वो नॉनवेज कैसे खिलाएगा? ये तो किसको देखना है भाई? सरकार किसकी? आप चलिए प्रज्ञा ठाकुर ये बात कर रही है, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? जो आप याद करिए कि जब मस्जिदों में से वो हटाने की बात हुई थी कि सब आपको जो है लाउड स्पीकर हटाना है, आपको जितने आपने डीजे बंद कर दिया था, सब बंद कर दिया था, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, आपने इम्प्लीमेंट किया ना। इस ऑर्डर को आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते कि सब आपके पास जो लाइसेंस है वही बिजनेस आप करेंगे, अन्यथा आपके खिलाफ चालानी कार्रवाई होगी। कुछ आप इसी तरह की चालानी कार्रवाई करिए। बहुत जगह बहुत सारी चीजें, कई लोग तो जो चाइनीज फूड बेच रहे हैं उनको भी बताइए कि सब आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि आप आपके प्रोप्राइटर का नाम आप बड़े बड़े में लिखिए। तो ये जो इंटेंशन है ना, बात इंटेंशन की है। आप नियम की बात होती तो सरकार इसको फोर्सली इसको इंप्लीमेंट करा देती, लेकिन इंटेंशन ये है कि कितने गहरे तक ये पोलराइजेशन होता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद भी पता नहीं क्यों ये ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये जो मुद्दा है, हिंदुत्व वाला जो मुद्दा है, वो अभी भी महाराष्ट्र में काम कर जाएगा, हरियाणा में कर जाएगा, झारखंड में कर जाएगा, जम्मू कश्मीर में कर जाएगा, सब जगह। ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये इन 4 राज्यों के लिए है। ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का केवल ये प्रज्ञा फेस नहीं है, बहुत सारे चेहरे हैं जो इस तरह के प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। एक बार जितेंद्र जी को इन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात जो दिनेश जी ने कही, उसका एक एक सिरा, वही सिरा लेके दोनों के पास जाएंगे। पहले जितेंद्र जी के पास चलते हैं। जितेंद्र जी, ये जो एचएम फैक्टर जो वो बोल नहीं पाए, मैं बोल देता हूं शॉर्ट में ही। ये एचएम फैक्टर ना तो आपको फायदा पहुंचाता है, ना उन्हें भी नहीं पहुंचाया। उनके पास जाऊंगा तो पूछूंगा, तो फिर आपको लगता है कि पैरवी करने से, माने अगर आप इस फैक्टर की पैरवी शुरू करते हैं तो जो आपका जो कोर वोटर है वो भी सोचता होगा यार ये क्या लाइन ले रहे हैं ये लोग। जैसे राम मंदिर वाले मसले के विरोध का मुझे लगता है कि आपको नुकसान भी हुआ होगा एमपी और बाकी के राज्यों में, अयोध्या छोड़ दें तो। देखिए प्रवीण जी, नुकसान और फायदे की चिंता अगर कांग्रेस करती तो निश्चित तौर पर बहुत सारे स्टैंड थे। इस देश में आग लगाने के बहुत सारे मौके हमारे पास आए, लेकिन हमने हरदम विकास की राजनीति की है। हमने धर्म को राजनीति से अलग रखा है। धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है। जैसे दिनेश जी ने स्पष्ट किया कि एक लाइसेंस का प्रावधान है, लाइसेंस चस्पा होना चाहिए, फ्रेम होना चाहिए दुकान पे। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको पता कर लें, आपको कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है, ये व्यक्तिगत रूप से आपकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार नियमों का पालन नहीं करा पा रही है, भारतीय जनता पार्टी आगे होकर इस तरह के काम कर रही है। सरकार से एक लेटर लिखिए कि साहब इस तरह के नियम है, इनका पालन कराइए। वहां सामने एक लाइसेंस का प्रारूप या गुमास्ता जो भी है वो टंगा रहना चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप ये देखिए कि हिंदू धर्म की बात जो की, आखिर अयोध्या को समझ में आ गई कि ये लोग पाखंड कर रहे हैं धर्म के नाम पर। अयोध्या का परिणाम देखा, चित्रकूट का परिणाम देखा, बद्रीनाथ का परिणाम देखा, कितने परिणाम धार्मिक नगरी से, क्योंकि उन्होंने देखा किस तरीके से धर्म का उपयोग करके सरकार बनाते, जमीनों का बंदरबाट करते, धर्म के नाम पे चंदा वसूलते और वो खा जाते। ठीक है, अब जवाब लेते हैं। अब जवाब ले लेते हैं मंत्री जी, अब जवाब ले लेते हैं मंत्री जी। यही सवाल, ये एचएम फैक्टर जो है वो आपको बीते चुनाव में नहीं चला, लोकसभा में भी नहीं चला और विधानसभा में नहीं चला। ठीक है, सीटें आई आपकी, लेकिन इसीलिए आपने 4, 5, 6 और उसमें वैल्यूएट किया और बड़े मुद्दे आगे रखे, ये पीछे रखा, क्योंकि इनपुट आपके पास भी रहा होगा। तो एक तो ये फैक्टर चला नहीं, तो फिर क्यों जोखिम लेना? मतलब जो मैंने कांग्रेस से पूछा वो भी। और दूसरा जो दिनेश जी कह रहे हैं, गवर्नमेंट आपकी है भाई, आपके जो डिपार्टमेंट है फूड और सेफ्टी और बाकी जो भी उससे वाबस्ता हो, मतलब गुमास्ता बनाने वाला शायद नगर निगम है, इन सबको चार्ज करिए आप लोग, बोलने के बजाय आप लोग से आशा है, मेरा पार्टी से है। बिल्कुल, देखिए दिनेश जी की ये बात सही है और सरकार भी वही कह रही है कि जो आपको जिस नाम से लाइसेंस मिला आप उसको चस्पा कीजिए। कई लोगों ने नहीं करके रखा है, दूसरे नाम से दुकान चला रहे हैं। अब इस बात को यदि हम कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात यह है कि हमने कभी भी सत्ता के लिए राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ काम कर रही है। आज हम अपनी विरासत को, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, हमारे सांस्कृतिक संस्कारों को लेकर
और उनको सहेजते हुए हम विकास की गंगा बहा रहे हैं, देश को परम वैभव पर पहुंचाने का यदि हम काम कर रहे हैं, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अच्छे से अच्छा काम हो सकता था, इस देश को परम वैभवशाली बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए, भारत माता के शीश को ऊंचा करने के लिए हम जो काम कर सकते थे, चाहे वो राष्ट्रीय नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे जन कल्याण की बात हो, हमने चहुमुखी विकास किया है। सत्ता की राजनीति तो आप करते आए हैं कि आप कभी 8,500 रुपए बांटने की बात करते हैं, कभी आप जातियों में बांटने की बात करते हैं। हमने इस तरीके की कभी बात नहीं की। हमने यही कहा है कि सबका साथ और सबका विकास। ठीक है, एक बार दिनेश जी, एक बार बस बिल्कुल वक्त फिसल रहा है। दिनेश जी के क्लोजिंग रिमार्क के लिए दलित भाइयों के घर थोड़ा वक्त देना चाहूंगा। दिनेश जी की तरफ जाता हूँ। दिनेश जी आऊंगा नहीं, अब तो नहीं आ पाऊंगा। दिनेश जी के पास चलता हूँ। दिनेश जी, ये पे करेगा आपको लगता है? मैंने इस तरह के एजेंडे अब जैसे हमने 2-3 चुनावों में देख लिया आगे बिल्कुल बहुत ज्यादा बीजेपी को फायदा, दोनों को ही नहीं हो रहा, मतलब संयोग ये देखिए आपके, कांग्रेस को भी कोई फायदा उससे नहीं हो रहा है, खासतौर पर इस एचएम फैक्टर से। वो ठीक है कि एक इमेज उनकी जो बनी या बाकी जगह वोट मिला या जातिवाद के नाम पर मिलाओ, एचएम से तो नहीं मिला। तो ये क्या है, केवल उन लोगों के लिए ये मुद्दा बचा हुआ है जो पार्टी के भीतर हाशिए पर है। अभी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश में एक बयान आया था कि साहब जो रक्षाबंधन नहीं मनाते उनको 250 रुपए नहीं देना चाहिए। ये बयान भी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का था। हाँ। वो कोई कट्टर हिंदूवादी नेता तो नहीं है। लेकिन ये जो बात है, बात वही है कि आपको यदि हम आपके हाशिए पे पड़े हैं, अलग थलग पड़े हैं, तो कैसे मेन स्ट्रीम में आए, कैसे पार्टी का टेंशन हो कि भाई हम भी हैं, हमारी तरफ भी देखिए। इसके विपरीत सरकार क्या कर रही है? मोहन यादव तो अपना काम कर रहे हैं, सब जगह राखी बनवा रहे हैं, किसानों को जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको कहते हैं हम 5 रुपए बोनस देंगे। उन सब की बात तो पार्टी के नेता नहीं कर रहे, जो मोहन यादव कर रहे हैं। उनसे अलग हटके एक माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता, मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समापन सिर्फ एक बात से करते हुए जाऊंगा कि आप तो हाइजीन देखा करिए, स्वाद देखा करिए कि स्वाद कैसा, और दूसरा ये भी देखा करिए बेशक यदि आप वेज हैं तो वेज खाना अच्छा मिलना चाहिए, नॉन वेज हैं तो नॉन वेज खाना, ये मिक्स नहीं हो दोनों। और उसके बाद बाकी सब देखते रहिए कि ये सब सियासत है, इसी तरह चलती रहेगी। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।